सभी मित्रों को राम राम। मित्रों, ये देखिए आप लोगों की भौतिक प्रदेश वाली रिवीजन क्लास। मात्र 15 से 20 मिनट लूंगा साथियों, और 5 घंटे के आपके भौतिक प्रदेश मात्र 20 मिनट में करके चले जाऊंगा। वाकई समझ में आएगा किस तरीके से हमें रिवीजन करना है। सवाल बाहर नहीं जाएगा। आप लोग अगर वर्षों से तैयारी कर रहे हो, 5 घंटे हो गए, 10 घंटे पढ़ा तो भी वही भौतिक प्रदेश पढ़े, और 15 से 20 मिनट में पढ़े तो भी भौतिक प्रदेश वही पढ़े। आप कहेंगे सर कोई जादू है क्या? जादू नहीं, वे मेरी शिक्षण विधि है। आपके समझ में आएगा, मेरा वादा है। लास्ट तक आपको क्लास देखनी है साथियों, ज़्यादा समय नहीं लूंगा, फिर भी हमें 15-20 मिनट में ये टॉपिक पूरा करना होगा। देखिए, राजस्थान के हम भौतिक प्रदेश की बात करें, ये आप लोग देख रहे हो, ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और इसके भौतिक प्रदेशों को हम लोग 4 भागों में बांटेंगे। एक होगा हमारा उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल, ये इस तरीके से यहां इस लगभग 12 जिलों में फैला हुआ है। फिर बीच में देखिए राजस्थान को 2 भागों में बांटती है अरावली पर्वतमाला, यानी बिल्कुल मध्य में अरावली पर्वतमाला फैली हुई है, जो कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ जाने पर सुकड़ती चली जाती है। फिर हमारे यहाँ इधर का पूर्वी मैदान है, और फिर ये पूर्वी दक्षिणी पठारी भाग है। इस तरीके से 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा है। अगर हम लोग बात करें कि यहाँ जो क्षेत्रफल है, अगर क्षेत्रफल के हिसाब डिवाइड करें तो सबसे बड़ा जो आपको बेल्ट दिखाई दे रहा है, ये दे रहा है, ये बेल्ट आपका सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ज्यादा जो भौतिक प्रदेश है इस इलाके में है। और आप सब जानते हो साथियों, 61.11% जो भाग है ये यहां आता है। 61.11% हमारा क्षेत्रफल है। अगर जब बात आती है जनसंख्या की, तो राज्य की यहां 40% जनसंख्या निवास करती है। कितने प्रतिशत? 40%। मेरी बात को सुनना है और कानों में रोकना है, ये ध्यान रखें आप लोग, केवल सुनते रहना है। सुनने ही सुनने में मैं आपको याद करवा दूंगा, ठीक है। अब आता है इधर, ये अरावली पर्वतीय प्रदेश। ध्यान रखना, अरावली पर्वतीय प्रदेश 9% भूभाग में है, लेकिन जनसंख्या इससे एक आंकड़ा ज्यादा है। 9% में अरावली फैली हुई है, लेकिन जनसंख्या की बात करें तो 10% यहां जनसंख्या पाई जाती है। पूरी मैदान की बात करें तो पूरी मैदान, ध्यान रहे आप लोगों को, 23% भूभाग में फैला हुआ है, लेकिन जनसंख्या 39% पाई जाती है। यानी सर्वाधिक जनसंख्या निवासी ही पूर्वी मैदान में करती है, ये ध्यान रखें आप लोग। इसके बाद दक्षिणी पूरी पठारी भाग, यहां हम लोग कहेंगे 6.89% क्षेत्रफल है, जबकि राज्य की 11% जनसंख्या निवास करती है। हमारा जो भौतिक प्रदेश बने वे साथियों हम लोग कहेंगे 2 प्रक्रिया के दौरान बने। एक है गोंडवाना लैंड, क्या कहा मैंने? एक क्या है? गोंडवाना लैंड, और एक है तेतीस महासागर। एक तो है गोंडवाना लैंड और एक है तेतीस महासागर। अंगार लैंड के हमारे यहां कोई अवशेष नहीं है। गोंडवाना प्रदेश और तेतीस महासागर, गोंडवाना प्रदेश और तेतीस महासागर। तो गोंडवाना प्रदेश और तेतीस महासागर की बात करें तो 2 के अवशेष है। अब सीधी सी बात है कि महासागर के अवशेष क्या होंगे? महासागर के अवशेष भी होंगे जहां रेत होगी। रेत हमें 2 ही में दिखाई देगी, एक तो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल में और पूर्वी मैदान में। और हम लोग कहेंगे गोंडवाना प्रदेश, इससे पर्वतीय भाग बनेगा, और पर्वतीय भाग भी हमें दो तरीके से यहां मौजूद है पर्वतीय भाग। नंबर एक तो है आप लोगों के अरावली के रूप में, और एक है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग के रूप में। तो चारों का मतलब समझ गए। अब बात करते हैं कि सर सबसे पहले कौन सा भौतिक प्रदेश बना। देखिए, गोंडवाना लैंड के अवशेष पहले बने। क्या कहा मैंने? गोंडवाना लैंड के अवशेष पहले बने और तेतीस महासागर के अवशेष बाद में बने। तो सबसे पहले गोंडवाना प्रदेश, इसका मतलब अरावली और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग बना होगा। तो ध्यान रहे आप लोगों को, अरावली गोंडवाना प्रदेश का साथियों अवशेष है, और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है, ये भी किसका अवशेष है? गोंडवाना प्रदेश का अवशेष है। तेतीस महासागर, और ये बात करें तो सबसे पहले अरावली बनी, फिर पठारी भाग बना, फिर पूरी मैदान बना, और सबसे अंत में थार का मरुस्थल जो आज भी आगे बढ़ रहा है। तो 4 भौतिक प्रदेश हो गए साथियों। अब ये 4 भौतिक प्रदेशों में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है? तो आप लोग कहेंगे क्षेत्रफल और जनसंख्या में बड़ा दोनों में ही उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल है, लेकिन जनसंख्या तो कम मिलता है, ठीक है। अब इनको हम लोग इस तरीके से बांट देंगे। देखिए यहां पे देखिएगा कि यहां हमारे पास में ये जो है, यहां पे ये हमारा थार का मरुस्थल है। थार के मरुस्थल को हम 2 भागों में बांटेंगे। ये है अर्ध शुष्क मरुस्थल, कि मरुस्थल तो है लेकिन गुरुजी आधा मरुस्थल है, यानी इसे हम लोग क्या कहेंगे? अर्ध शुष्क मरुस्थल कहेंगे, और इसे हम लोग क्या कहेंगे? शुष्क मरुस्थल कहेंगे, ठीक है। तो थार के मरुस्थल को हमने कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में। एक भाग कहेंगे सर जहां कम वर्षा होती है वहां आपके, और जहां आप लोगों को 25 से 50 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है उसे हमने बांट दिया अर्ध शुष्क मरुस्थल में, बांट दिया। अरावली पर्वतमाला को भी हम लोग मोटे मोटे 3 भागों में बांट देंगे। एक भाग बढ़ जाएगा दक्षिणी अरावली,
एक बन जाएगा मध्यवर्ती अरावली। यहां देवगढ़ पड़ता है, यहां देवगढ़ से लेके सांबर तक, क्या कहा मैंने, ये स्थान कौन सा है, सांबर, और ये स्थान कौन सा है, देवगढ़ यानी यहां से बिल्कुल दक्षिण से लेके, क्या कहा मैंने, बिल्कुल दक्षिण से लेके यहां से अरावली है, तो अरावली का पिता अरब सागर को कहते हैं, अरावली का पिता अरब सागर को कहते हैं। यहां से फिर एक स्थान आता है पालनपुर गुजरात से खेड़ा ब्रह्म नामक स्थान है। यहां से निकल के अरावली, यहां से साथियों नीचे की तरफ इसकी चौड़ाई ज्यादा है, ऊपर तरफ चौड़ाई घटती हुई चली जाएगी। ये ध्यान रखें, इसका विस्तार ऐसे होगा, यहां मान लीजिए आप लोग, इस तरीके से होगा विस्तार दिल्ली होते हुए कहां पहुंच जाएगी, हरियाणा होती दिल्ली तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो यहां से लेके और देवगढ़ तक दक्षिणी अरावली, देवगढ़ से सांबर तक मध्यवर्ती अरावली, और खेतड़ी झुंझुनू से बाहर जाती है, तो हम लोग कहेंगे कि सांबर से और खेतड़ी तक ये आपके उत्तरी पूर्वी अरावली बन जाएगी एक तरीके से। ठीक है, बात क्लियर हुई। अब देखते हैं, बात करें आप लोगों के कौन से के, इसकी बात करें हम लोग पूर्वी मैदान को साथियों नदियों के आधार पर हमने बांट दिया। कैसे बांट दिया, देखिए, जहां जो क्षेत्र बाण गंगा का है, जैसे इधर का क्षेत्र यहां पे बाण गंगा आएगा, तो हमने इसको बाण गंगा बेसिन कह दिया। ठीक है, बाण गंगा बेसिन कह दी। इधर यहां बनास आएगा तो हमने इसको बनास बेसिन कह दी। ठीक है, इधर यहां चंबल आएगा तो हमने इसके भाग को चंबल बेसिन कह दिया। और नीचे की तरफ हम लोग बात करें यहां पे इधर, तो इधर माही बेसिन आएगा, तो हमने कुछ भाग इसका किस में ले लिया, माही में ले लिया। तो कहने का मतलब हमने कि पूरी मैदान को कितने भागों में बांट दिया, 4 भागों में बांट दिया। एक बांट दिया बाण गंगा बेसिन, जहां बाण गंगा नदी के बहवाद क्षेत्र में जो आपके मैदानी क्षेत्र आता है। दूसरा भाग बांट दिया हमने चंबल बेसिन, ये चंबल का हो जाएगा, फिर बनास का हो जाएगा, माही बेसिन का। इस तरह लगभग 10 जिले इसमें आते हैं। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग को भी हम लोग 2 भागों में बांटेंगे। एक बांट देंगे, यहां देखिए आप लोग कि विंध्यन कागार भूमि, इधर की तरफ ये आएगी, यहां पे ये इलाका है, ये है विंध्यन कागार भूमि। क्या कहा मैंने, विंध्यन कागार भूमि। ये देखिए आप लोग, इसका नाम हो गया विंध्यन कागार भूमि, ये हो गया विंध्यन कागार भूमि। और नीचे की तरफ हम लोग बात करें तो यहां दक्कन का लावा पठार हो जाएगा, दक्कन का लावा पठार। वास्तविकता में ये पठार है आपके मालवा के पठार का ही उत्तर का विस्तार है, इसलिए इसे हम लोग मालडांग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मालडांग। ये यही इलाका है, इसे क्या कहते हैं, मालडांग कहते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से हमने भौतिक प्रदेशों को फिर विभाजित किया। अब देखिए, ये जो अरावली पर्वतमाला है, यहां से इधर से हम देखिए, यहां पे एक वर्षा रेखा है 50 सेंटीमीटर की। वे 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा ये क्या करेगी कि थार के मरुस्थल और अरावली को अलग अलग कर देती है। कितने की, 50। एक फिर हमारे पास में कितनी आती है, 25 की। तो 25 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा है, ये क्या करेगी, थार के मरुस्थल को 2 भागों में बांट देगी। एक कह देगी कि आप महान मरुभूमि है, और एक क्या है, आपके अर्ध शुष्क मरुस्थल है। तो 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा थार के मरुस्थल और अरावली को क्या कर देती है, अलग कर देती है। क्लियर, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा थार के मरुस्थल और अरावली क्या कर देती है, एकदम अलग कर देती है। ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, 25 की से 2 भागों में बांट देती है। अब ये शुष्क जो आपके महान मरुभूमि भी कह सकते हैं इसे, ये महान मरुभूमि। और एक देखिए यहां, इसको भी हम 2 भागों में बांट देंगे। एक कहेंगे बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। क्या कहेंगे, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, जिसमें रेत के टीले हैं। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, इसका मतलब हो गया जिसमें रेत के टीले हैं। और एक हो गया बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, वे स्थान जो साथियों बालू का स्तूप नहीं है, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। इस बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश को हम जैसलमेर बाड़मेर का चट्टानी भाग भी कह सकते हैं, अधिक चट्टानी भाग। ठीक है, ये आपके खनिज तेल मिलते हैं, लगभग यही मिलते हैं आप लोगों को। ठीक है, तो इसे ये हो गया आप लोगों के बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। और ये हो गया आप लोगों के युक्त प्रदेश। या अनेक प्रकार के रेत के टीले मिलते हैं। क्या मिलते हैं भाई, अनेक प्रकार के रेत के टीले मिलते हैं। उनमें आप लोग बात करेंगे, जैसे अर्धचंद्राकार है, मेरी बात को सुनते जाएंगे। अर्धचंद्राकार टीलों क्या कहते हैं, बरखान कहते हैं। रेत के अगर समानांतर बन रहा है, समकोण पर काट रहा है, उसे हम कहते हैं अनुप्रस्थ। और ये समानांतर बन रहा है, उन्हें कहते हैं अनुदैर्घ्य। यही बात है। अगर पूर्णतः पथरीला है तो उसे कहते हैं हम लोग हम अदा। ठीक है, अगर मिश्रित है तो कहेंगे रेग, और रेतीला है तो ईंट कहेंगे। सर्वाधिक जो गतिशील साथियों जो नुकसानदायक टीला है वे बरखान है, ये आप लोग ध्यान रखें। इस इलाके में विभिन्न प्रकार की आप लोगों को झीलें देखने को मिलेंगी जो वर्षा काल में अस्थायी रूप से बन जाती है। उन्हें साथियों हम लोग क्या कहते हैं, रन या टाट कहते हैं। रन कहते हैं, टाट कहते हैं। और यहाँ पे जो खेती की जाती है उस खेती को हम लोग क्या कहते हैं, खडीन खेती कहते हैं। और खडीन खेती सबसे पहले प्रारंभ की वे जैसलमेर के पाली ब्राह्मणों की, ये भी आप लोग पालीवाल ब्राह्मणों की, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। मित्रों, ये संसार का सबसे युवा मरुस्थल है, इसलिए डॉक्टर ईश्वर प्रकाश ने इसे रुक्ष क्षेत्र भी कहा है। डॉक्टर ईश्वर प्रकाश ने क्या कहा है, रुक्ष क्षेत्र कहा है। ये मरुस्थल है आप लोगों के
टोटल बात करें तो साथियों 2,33,000 उसमें फैला हुआ है। कितना? 2,33,000 वर्ग किमी फैला हुआ है। लेकिन बात करें हम लोग 2,33,000 वर्ग किमी, बात करें हम लोग राजस्थान, तो राजस्थान में कितनी है? 1,75,000 वर्ग किमी। ये भी आप लोग ध्यान रखें। फिर हमने क्या किया कि ये जो मरुस्थल है इसे हमने दो भाग, जो अर्श उस मरुस्थल को 4 भागों में बांटा। एक बांटा हम लोगों ने कहा कि ठीक है, ये भाग जो गंगानगर हनुमानगढ़ का है, ये घग्गर का मैदान है, ठीक है। ये शेखावाटी उच्च प्रदेश है। कितने भागों में बांट रहे हैं हम लोग? अर्श उस मरुस्थल को पुनः 4 भागों में। और यहां नागौरी उच्च भूमि है, नागौरी उच्च भूमि। और यहां लूनी बेसिन यानी गोंडवाना प्रदेश है। कौन सा प्रदेश है? गोंडवाना प्रदेश। तो हमने इसे 4 भागों में बांट दिया। पढ़ रखा है आप लोगों ने भाई। क्लास को लाइक और शेयर करते रहेंगे आप लोग प्लीज साथियों। जिनको वाकई ये प्रयास मेरा पसंद आ रहा है तो एक बार क्लास को है जो क्लास को आप लोग साथियों लाइक जरूर करेंगे, और जो नए साथी हैं चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा परिवार का हिस्सा बनेंगे साथियों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है देखिए, ये हो गया हमारे पास में। अब इसकी कुछ विशेषताएं आपको पता होना चाहिए। घग्गर को हम लोग क्या कहते हैं? नाली कहते हैं। घग्गर श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में, और इस इलाके को नाली कहते हैं। अगर हम शेखावाटी की बात करें तो आपको पता है यहां कुएं एवं तालाब हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? सरिया सरोवर कहते हैं। चारागाह के मैदान है, उन्हें क्या कहते हैं? भीड़ कहते हैं। यहां चूरू जिला है जहां सर्वाधिक आप लोगों को वार्षिक तापांतर देखने को मिलता है। गर्मियों में गर्म हो जाता है, सर्दियों में ठंडा हो जाता है। ये बातें आप नागौरी उच्च भूमि की बात करेंगे तो आपको देखो यहाँ पे हरी मेथी देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? हरी मेथी। आप नागौरी उच्च भूमि में हरी मेथी देखेंगे ना भाई। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पर्वतसर। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पर्वतसर है। यहाँ आपको फ्लोराइड देखने को मिलेगी, और यहाँ पे नमक भी आप लोगों को उत्पादन देखने को मिलेगा। तो ये सब कहाँ है? आप लोगों के यहाँ है। इधर का यहाँ बात करेंगे तो ये इलाका हमारा गोंडवाना प्रदेश है। गोंडवाना प्रदेश यानी लूनी बेसिन, ठीक है। लूनी के बहाव क्षेत्र में जालौर, पाली, बाड़मेर के आसपास भाग है, उसे हम लोग गोंडवाना प्रदेश कहते हैं। गोंडवाना प्रदेश की 2-3 विशेषताएं हैं। एक तो आपसे पूछे कि आपके पश्चिमी राजस्थान का सबसे आदर स्थल रानीवाड़ा, सांचौर, जालौर में यहाँ है। एक सबसे ऊंचा पर्वत पूछे इस इलाके का तो आप लोग कहेंगे डोरा पर्वत, 869 मीटर। ये भी आप लोग ध्यान रखें। यहां गोलाकार पहाड़ियां मिलती हैं बाड़मेर में, जिन्हें हम 56 की पहाड़ियां कहते हैं। क्या कहते हैं? 56 की पहाड़ी। बाड़मेर में साथियों एक हल्देश्वर महादेव मिलता है। बाड़मेर में क्या मिलता है? हल्देश्वर महादेव मिलता है, ठीक है। जैनियों का तीर्थ स्थल नाकोड़ा यहां मिलता है। तो ध्यान रखना, 56 का मैदान नहीं बोला मैंने। अगर 56 का मैदान पूछेगा तो आपके इस इलाके में आएगा, माही बेसिन। 56 का मैदान, 56 का मैदान, ये ध्यान रखें। आप 56 की पहाड़ियां हैं जो कि मोकलसर से लेकर सिवाना तक लगभग 1.5 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। 1.5 किलोमीटर की लंबाई में है, और फिर 11 किलोमीटर लंबाई में है, और 1.5 किलोमीटर की चौड़ाई में। क्या कहा मैंने? 11 किलोमीटर की लंबाई में है। क्या 11 किलोमीटर की लंबाई में और 1.5 किलोमीटर की चौड़ाई में। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? गोलाकार पहाड़ियों को 56 की पहाड़ियां कहते हैं। ध्यान रखें, यहां 56 का मैदान आएगा तो फिर ये आएगा। तो रानीवाड़ा ये हो जाएगा। आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा आप लोगों के। अगर अब इस इलाके में बात करें अरावली में, तो अरावली की बात करें, सबसे ऊंची चोटी आपको पता है यहां पे गुरु सीकर है। क्या है? गुरु सीकर। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु सीकर है, ठीक है। और यहां पे सबसे ऊंचा पठार उड़िया पठार भी है, और यहीं पे आबू है। आबू साथियों यहाँ पे हम लोग कहेंगे सबसे ऊंचा ऐसा स्थल है, ये ध्यान रखें। तो गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी, संतों का शिखर कहते हैं, 1722 मीटर है। उड़िया पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। आबू का पठार है साथियों, भोराट का पठार है। अब आबू है, माउंट आबू सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित आप लोगों के शहर है, ठीक है। तो यहाँ आपकी ऊंचाई पे जाएंगे तापमान कम होता चली जाएगा। तो आप लोग कहेंगे सबसे राजस्थान का क्या कहा मैंने? राजस्थान क्या कहा मैंने? राजस्थान का सबसे जो आदर स्थल है वे कौन सा है? माउंट आबू। राजस्थान का सबसे आदर स्थल कौन सा है भाई? माउंट आबू। राजस्थान का सबसे आदर स्थल कौन सा है? माउंट आबू। ध्यान रखें आप लोगों को, राजस्थान का सबसे आदर स्थल कौन सा है? माउंट आबू है। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र आ जाएगा। आबू ऐसी डिकिलिपेट्रा पादप मिलता है, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन मिलते हैं आपको, ठीक है। मध्यवर्ती की अरावली की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो आप लोग कहेंगे मोराम जी। क्या कहेंगे? मध्यवर्ती अरावली की सबसे ऊंची चोटी, मध्यवर्ती अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मोराम जी। ये ध्यान रखें, मध्यवर्ती अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मोराम जी। ये भी ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। 933 के आसपास है मोराम जी। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के रास्ते मिलते हैं, जिन्हें दर्रा कहते हैं। अरावली का सबसे ऊंचा भाग है वे गुरु शिखर है मानते हैं, लेकिन अरावली का सबसे नीचा भाग है वो अजमेर में है, ध्यान रखें। और उसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पुष्कर घाटी। अरावली पर्वतमाला है, ये ध्यान रखें, अरब सागरीय मानसून के समानांतर है, इसलिए ये थार का मरुस्थल मानसून को आकर्षित तो करता है, लेकिन अरावली पर्वतमाला उसे आगे नहीं बढ़ने देती है, इसके समानांतर निकल जाता है। समुद्र तल से यदि हम लोग अरावली की बात करें ऊंचाई की, तो आप लोग कहेंगे 930 मीटर है। अगर हम लंबाई की बात करें तो कुल लंबाई इनकी 692
692 कुल है, ध्यान रखना कुल कितनी है 692। अगर कुल पूछे आप लोगों से तो 692 किमी। अगर इसमें से राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 550 किमी है। मित्रों दिल्ली पड़ता है और दिल्ली में ये ध्यान रखें राष्ट्रपति भवन जिन पहाड़ियों पर स्थित है उन्हें रायसीना की पहाड़ियां कहते हैं। तो दिल्ली में इनको रायसीना की पहाड़ियां कहते हैं। एंट्री करती है आप लोगों के सिरोही उदयपुर होते, सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में है, ध्यान रखें, और न्यूनतम विस्तार कहां है, अजमेर में है। दक्षिण आपके साथियों क्या कहा मैंने, दक्षिण पूर्व से इधर से दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व जाएंगे तो अरावली का विस्तार कम होता चली जाएगा। बहुत सारे खनिज प्रदेश हैं यहाँ पे, तो आप लोगों की इसे योजना प्रदेश भी कहते हैं। यहाँ से निकलने वाली नदियां दोनों साइड जाती हैं, आपके उधर जाएंगे तो बंगाल खाड़ी में चल जाती है, इधर जाएंगे तो अरब सागर में चल जाती है। भोराट का पठार है जो एक जल विभाजक का भी काम करता है, ये ध्यान रखें। अरावली तो करती है लेकिन वहां से निकलने वाली नदियां उधर भी गई और इधर भी गई। हाँ, आंतरिक जल प्रवाह मिलता है जो इस प्रकार से इसके उत्तर पश्चिम में मिलता है। बाकी यहाँ इधर वाला नदी निकलती है वे अरब सागर में, उधर निकलती है वे बंगाल खाड़ी में किसी न किसी सहायक नदी के माध्यम से अपने जल को ले जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखें आप लोग। क्लियर, बात समझ गए आप लोग पूरी तरीके से। समुद्र तल से औसत ऊंचाई 930। क्लियर, अब बात करते हैं आगे साथियों। नाल या दर्रा हो गई, ये हमने मोटा मोटा देख लिया। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग दक्षिणी आपके पूर्वी मैदान का। पूर्वी मैदान 33 महासागर का अवशेष है और आपको पता है पूर्वी मैदान को 4 भागों में बांटा है, बाण गंगा बेसिन, फिर आपके बनास बेसिन, चंबल बेसिन। सर्वाधिक साथियों जनसंख्या तो यहाँ मिलता है, कुएं में नलकूपों से खेती की जाती है, ध्यान रखें, और सबसे उपजाऊ मिट्टी भी यहाँ मिलती है। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में ध्यान रखेंगे कि आपसे पूछा जाए बताइए राजस्थान की मध्यवर्ती पहाड़ियां कौन सी है, तो राजस्थान की मध्यवर्ती पहाड़ी यहाँ होंगी अजमेर में, और वे पहाड़ियां हैं मेरवाड़ा की पहाड़ियां। लेकिन आपसे पूछे नहीं बताइए क्या कहे, आपसे कहेगा नहीं हमें तो अर्धचंद्राकार पहाड़ियां बताइए, तो आपकी जो मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं, क्या कहा मैंने, मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं, मुकुंदरा की पहाड़ियां वे राजस्थान की क्या हैं, अर्धचंद्राकार पहाड़ियां हैं, ये भी ध्यान रखें आप लोग। जैसे आपसे पूछे तस्त्रीनुमा पहाड़ियां, तस्त्रीनुमा पहाड़ियों को हम गिरवा कहते हैं, सिरोही में है, और उबड़ खाबड़ गिरवा उदयपुर में। कहां है, उदयपुर में। गिरवा कहां है भाई, उदयपुर में। गिरवा कहां है, उदयपुर में। उदयपुर में गिरवा, तस्त्रीनुमा पहाड़ियों क्या कहते हैं, गिरवा कहते हैं, और गिरवा कहां है, उदयपुर में। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग आगे। बात करें भाकर, सिरोही जिले में उबड़ खाबड़ पहाड़ियां हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, भाकर कहते हैं। इस प्रकार से अनेक पहाड़ियां, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे भरतपुर में दमदम, भरतपुर की नैना छठी दमदम करती है, भरतपुर में नैना की पहाड़ियां हैं, छठ की पहाड़ियां हैं, दमदम पहाड़ियां हैं, पाली में नानी सिरडी की पहाड़ी है, सारण की पहाड़ियां हैं, अलग अलग पहाड़ियां हैं, ये ध्यान रखें आप लोग। जालोर की पहाड़ियां हैं, आपकी जसवंतपुरा की पहाड़ियां हैं, कनकाचल की पहाड़ियां कहाँ है, जालोर में। मेवल की पहाड़ियां आपके कहाँ है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में। सब बराबर पता होना चाहिए आप लोगों को एक एक बात, ठीक है। और ठीक, ओके भाई, अब देखते हैं आगे। तो ये पूरी तरीके से क्लियर हुआ। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में मुकुंदरा की पहाड़ियां कहते हैं, अर्धचंद्राकार है, सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला है, और मालवा के ऊपर का भाग है, इसे मालडांग भी कहते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि पूरी तरीके से भौतिक प्रदेशों में से जहां जहां डायरेक्टली सवाल बन सकते हैं उन सब की हमने यहां आप लोगों से बात की एक एक करके, ठीक है। कोई किसी प्रकार की देखो रिवीजन है साथियों, इसको आप 10 घंटे में लेंगे तो भी बात वही है, और अगर मोटा मोटा आपने एग्जाम के हिसाब से देखा तो आपका सवाल फंस जाएगा। भाई डिटेल तो हम पढ़ नहीं रहे, हम सवाल तो हमारा बचा रहे, रिवीजन तो हम कर रहे हैं। तो आप रिवीजन के लिए बहुत शानदार ये एंटीबायोटिक क्लासें हैं, इन्हें लगाते रहिए लोग, मस्त रहिए आप लोग, चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है, आपका भाई आपके साथ खड़ा हुआ है। क्लियर, थैंक यू। आराम से पढ़िए, मस्त रहिए और मौज में रहिए, ठीक है भाई। ये रही राजस्थान की, इस तरह नदियों के पढ़ेंगे, झीलों के पढ़ेंगे, ऐसे हम लोग धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा रिवीजन हम लोग करते रहेंगे, तो थोड़ी थोड़ी बातें हमारे दिमाग में रहेंगी, तो ये बातें रिफ्रेश हो जाएंगी, ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। धन्यवाद, राम राम साहब। देखो 2-3 बातें और बता दूं आप लोगों को। जैसे यहां आप लोगों का सर्प है, सबसे जहरीला सर्प कौन सा है, तो आप लोग कहेंगे पीवड़ा। बता देता हूं, सबसे जहरीला सर्प कौन सा हो गया, पीवड़ा, आपको पता है। थार का गड़ा किसे कहते हैं, चंदन नलकूप को। थार का गड़ा किसे कहते हैं, चंदन नलकूप को। पौष्टिक घास कौन सी मिलती है, सेवण। पक्षी कौन सा है, गोडावण। गोडावण पक्षी, ये ध्यान रखना, सेवण घास में अपना अंडा देता है, इसलिए सेवण घास को हम लोग कहेंगे गोडावण पक्षी की प्रजनन स्थली भी हम लोग कहते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। आकलवुड फॉसिल्स पार्क कहां है, आप लोगों की इस इलाके में। आकलवुड फॉसिल्स पार्क, ध्यान रखना, आकलवुड फॉसिल्स पार्क। तो आकलवुड फॉसिल्स पार्क यहां है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस प्रकार से अब क्लियर, मजा आ गया ना आपको, बिल्कुल भाई। सभी विद्यार्थी हैं, लाइक जरूर करना साथियों, ठीक है। धन्यवाद।